नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार स्वागत। मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी। आज आपको बीए तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी तीसरी इकाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की रचना कलगी बाजरे की, इसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। हमने विद्यार्थियों पूर्व कालांश में अगे जी की जीवन परिचय और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में अध्ययन किया था। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में दी गई उनकी जो रचना है कलगी बाजरे की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए कवि अपने इस कविता में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। आपको पता है कि प्रयोगवादी कवि अगे ने नवीन शिल्प, विधान और प्रतीक, साथ ही नवीन बिंब योजना के द्वारा आधुनिक युग को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनकी रचनाओं में वर्तमान जीवन की विसंगतियों के साथ साथ संघर्षपूर्ण जीवन का भी चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रस्तुत कविता जो है कलगी बाजरे की, इसके अंतर्गत भी कवि ने नवीन उपमान चित्रित करने का प्रयास किया है और उसके द्वारा हमें एक नए उपमानों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया है। क्या कहते हैं कवि, देखिए। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। कवि कहता है कि कवि ने बाजरे की जो खेत में लहलाने वाली बाजरे की कलगी है उसको देखकर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। छायावादी कविता में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है वो कुछ बनावटीपन लिए हुए। कवि की दृष्टि में छायावादी सभी उपमान हैं वह अव्यवहारिक और अयथार्थवादी है। अतः उनके स्थान पर कवि ने यथार्थपरक उपमानों का वर्णन करने की हमें प्रेरणा दी है। और कवि ने बाजरे के खेत में अध खिली बाजरे की कली को देखकर यह परिकल्पना की है कि अब वह उसे सांध्यकालीन आकाश में चमकती तारिका की उपमा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि हरी बिछली घास, हरी भरी घास के अंदर डोलती कलगी, डोलती हुई झूलती हुई जो कली है, अध खिला जो बाजरे की कली है, छरहरी वो बाजरे की जो कली है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। इसीलिए कवि कहता है कि अब उस बाजरे की कली को संध्याकालीन आकाश में चमकती हुई तारिका की उपमा मैं नहीं देता, या मैं उसे नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कोई। आगे कवि कहते हैं कि और न ही मैं उसे शरद ऋतु में पड़ने वाले जो प्रातःकालीन पाला है या ओस की बूंदों में नाही हुई जो कली है उसकी उपमा दे सकते हैं। और आगे कहते हैं टटकी कली चंपे की वगैरह, और न उसे चंपे की अध खिली कली की कह सकते हैं या उसकी उपमा दे सकते हैं, क्योंकि कवि का मानना है कि ये सब उपमान हैं आधुनिक युग में अनुचित प्रतीत होते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं कि तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यहीं ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कवि के अनुसार हिंदी कविता में प्रयुक्त होने वाले सारे उपमान आज की जो भौतिक आवश्यकता हैं या भौतिक युग के कारण है मूल्यहीन सिद्ध हो गए हैं। अतः अब इन परंपरागत प्रतीकों का आकर्षण समाप्त हो गया है। इन पुराने काव्य आधारों का रूप अब उस रंग छूटे हुए बर्तन के समान रह गया है जिसकी चमक है बराबर प्रयोग करने से घिसने से पूर्णतः समाप्त हो गई है। इसीलिए कवि कह रहा है कि ये जो उपमान है मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, और कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है।
बार बार उस बर्तन को घिसने से उसकी चमक है वह समाप्त हो जाती है। आज कविता को नए सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता है जो कि युग के अनुकूल हो। इसीलिए कवि नवीन उपमान, नवीन प्रतीक और साथ ही नवीन बिंब योजना को महत्व देता है, उसकी प्रेरणा देता है। और जो पुराने हो चुके उपमान हैं, प्रतीक हैं, उन्हें अनुचित बताता है। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रस्तुत जो कविता है, इसके इस पद में कवि ने प्रयोगवादी कवियों को नवीन उपमान और नए प्रतीकों को अपनाने की प्रेरणा दी है ताकि आज के नए कवि यथार्थपरक भौतिकतावादी प्रतीकों का प्रयोग कर सकें। यदि भाषा की बात करें विद्यार्थियों, तो भाषा सरल है, स्वाभाविक है, साथ ही लाक्षणिक और कहीं कहीं पर कह सकते हैं व्यंग्यात्मक भी है। आगे देखते हैं अगले पद में कवि क्या कह रहे हैं कि मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ बिजली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरी की। आपने देखा कि विद्यार्थियों, कवि अगे ने रीतिकालीन तथा छायावादी काव्य में सौंदर्य चित्रण और प्रेम निरूपण को देखकर यह कहा है कि उसमें बनावटीपन, कृत्रिमता अधिक है। उसमें उपमाओं और रूपों की झड़ी लगी रहती है, किंतु उपयोगवादी काव्य में यथार्थ के धरातल पर सामाजिक जीवन में पलने वाले सत्य का उद्घाटन किया गया है। आज के कवि ने शिल्प एवं कथ्य दोनों के स्तर पर विद्रोह किया है और कविता के नए धरातल की खोज की है। परंपरागत काव्य उपमाओं को बहुत अधिक घिसने से रंग छूटे बर्तन के समान उसकी भी चमक है अब खो गई है। यह कवि पहले कह चुके हैं और आगे कवि कह रहे हैं। अब कवि ने आगे अपनी प्रेयसी के रूप वर्णन में नए सौंदर्य शास्त्र की खोज की है। उसके छरहरे बदन की तुलना वह बाजरे की कलगी से करके यथार्थ चित्रण करने का प्रयास करता है। कवि कहता है कि तुम्हारे रूप के निकट जो जादू है उसमें मैं गहरा धंस गया हूँ और गहरे बोध तथा असीम प्यार से कह रहा हूँ कि तुम्हारा रूप मैदान में फैली हरी भरी घास के समान तरोताजा है तथा हवा में लहलाती बाजरे की कलगी के समान यह जो रूप है आकर्षक और नवीन प्रतीक होता है। इसीलिए कवि कह रहा है किसी जादू के, किसी निस्सहज गहरे बोझ से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि बिजली घास हो तुम, लहलाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। तो इस प्रकार से प्रस्तुत जो पद्यांश है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए नितांत नए उपमानों का प्रयोग किया है। पहले किसी कवि ने नायिका के मासूम सौंदर्य की जो तुलना है वो बिछड़ी घास या कलगी बाजरे से नहीं की, अतः कह सकते हैं कि मौलिक कल्पना व नवीन प्रतीक के कारण नवीन आकर्षण बन पड़ा है। और भाषा की बात करें तो लाक्षणिक व प्रभावशाली है। अब अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। अगले पद में और अंतिम पद में कवि क्या कहने जा रहा है, देखिए। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। कवि कहता है कि देहाती जीवन से दूर रहने वाले शहरी कवि को समय की आवश्यकता ने नैसर्गिक बोध कराने के लिए पुनः ग्रामीण सौंदर्य की ओर आकर्षित किया है और संकेत दिया है कि घर के बगीचों में अनेक हाथों से संवरी हुई जो जूही है, जो आज तक आकर्षण का केंद्र थी,
अब वह कुम्हला गई है। अर्थात जूही के फूल से नायिका की देह राशि है, उसकी जो तुलना की जाती है, अब वह तुलना है बासी हो गई है। इसके विपरीत आज खेतों में या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की। तो इसके विपरीत आज के समय खेतों में शरद ऋतु के सौंदर्य से भरे हुए संध्याकालीन आकाश में हिलती हुई बाजरे की कलगी जो है वह कहीं अधिक सुंदर है। अतः आज की कविता का प्रतीक उपवन में उगने वाली जूही न होकर कवि के अनुसार घास के बीच में रहने वाली वह बाजरे की कलगी ही है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हरे भरे मैदान सृष्टि के विस्तार का बोध कराते हैं और खेतों में लहलाती बाजरे की कलगी जो है वह ऐश्वर्य का प्रतीक है, उसी प्रकार नायिका का जो रूप है घास और बाजरे की कलगी की तरह नैसर्गिकता और सौंदर्य का बोध कराता है। ऐसे अछूते और सात्विक सौंदर्य को देखकर कवि के हृदय में सच्चा प्यार उमड़ने लगा है। उसके रूप का सौंदर्य मन को भाता है तथा शरद की संध्या में सूने गगन की पृष्ठभूमि में हवा के झोंकों से झूलती बाजरे की कलगी की तरफ मन को वह मोहित कर लेता है। इस प्रकार से कवि ने नए प्रतीकों के द्वारा नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है और जूही की कली की अपेक्षा बाजरे की जो कलगी है उसे आज के समय में यथार्थवादी प्रतीक माना है, उपमान माना है। आगे कवि क्या कहते हैं, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ। अंत में कवि कहता है कि जब जब प्रियतमा के उस रूप को देखता हूँ तब तब सृष्टि का खुला आंगन, बिछली घास का विस्तृत मैदान मानो घना होकर उसके रूप में सिमट आता है और मैं एकांत में तन्मय होकर उसके रूप सौंदर्य का पान करता हूँ और कवि इस प्रकार से भाव विभोर उठता है। तो विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक नव यौवना के अद्वितीय सौंदर्य का अनूठा चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आगे ने प्रयोगवाद की शैली के अनुसार प्रियतमा के रूप वर्णन में नवीन उपमाओं और प्रतीकों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से सशक्त अभिव्यंजना हुई है। संस्कृत पदावली और माधुर्य गुण के प्रयोग से नए योजना को नए अर्थ कवि ने प्रदान किए। इस प्रकार से कवि की यह जो पहली रचना थी कलगी बाजरे की, इसके बारे में हमने आज चर्चा की। आज के लिए अब इतना ही। अगले कालांश में हम उनकी अगली रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार।